हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का हमारे आज के इस क्लास में। ये जो हमारा आज का क्लास है इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मुद्रास्फीति क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, महंगाई क्या है। उसके बाद में हम लोग सेकेंड क्लास में पढ़े हैं कि मुद्रास्फीति के विभिन्न विभिन्न प्रकार और बहुत सारे कारण बताया था मैं कि क्यों महंगाई बढ़ जाता है। तो वो दो लेक्चर्स हम लोग पढ़ लिए हैं। आज जो पढ़ेंगे हम लोग, आज के इस लेक्चर में जो क्लास, आज के इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति का मापन कौन करता है, कैसे किया जाता है मापन, मतलब कितना महंगाई बढ़ा है कितना महंगाई घटा है, इसका मापन, इसका मेजरमेंट कौन करता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं इस कहानी को। मुद्रास्फीति के मापन। टॉपिक का नाम रहेगा हमारा मुद्रास्फीति का मापन। मुद्रास्फीति का मापन, ये जो मुद्रास्फीति का मापन है दो विधियों के द्वारा किया जाता है। मापन की विधियां, किन किन विधियों के द्वारा मुद्रास्फीति मापा जाता है उस टॉपिक के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, दो विधियों से मुद्रास्फीति को मापा जाता है। एक को बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड दूसरा जो विधि होता है वो होता है WPI। सबसे पहली बात करेंगे हम CPI के बारे में एंड WPI के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं CPI। इसको बोलते हैं, पहला जो है हमारा वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक बोले तो CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उपभोक्ता, कंज्यूमर को हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, क्या समझ में आ रहा है नाम से? आराम से सुनते हैं, समझते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब यह हुआ कि एक उपभोक्ता मैं अगर हूं तो जो मैं चीजों का उपयोग करता हूं, ठीक, अगर मैं एक उपभोक्ता हूं, मान लो कि मैं एक उपभोक्ता हूं, मैं चीजों का क्या करता हूं, डिमांड करता हूं और उस चीज को यूज करता हूं, तो मैं इस मार्कर का यूज करता हूं। मान के चलिए कि अगर मैं इस मार्कर का उपयोग करता हूं और इस मार्कर का जो मूल्य है मुझे पड़ता है 30 रुपए। कितने रुपए? 30 रुपए। और अगर इसका मूल्य आगे चल करके अगले साल 2027 में इसका मूल्य अगर 50 रुपया हो जाएगा तो मैं कहूंगा ना कि इस प्राइस का जो मूल्य, इसका जो मूल्य था, इसका मूल्य बढ़ गया है, महंगाई आ गई है, ये जो मार्कर है वो महंगा हो गया है। तो वही बात है कि उपभोक्ता मतलब मैं, कोई उपभोक्ता जब अपने सामान जो खरीदता है उसका मूल्य, उस मूल्य के आधार पर, उस मूल्य के सूचकांक पर अगर बताता है कि महंगाई बढ़ा है या घटा है, इस आधार पे जब मापन होता है मुद्रास्फीति का, उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मतलब उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में जो सामान यूज करता है उनकी कीमत, उनके मूल्य के आधार पर मापता है, बताता है कि मुद्रास्फीति कितना बढ़ा है कितना घटा है। तो हम लोग इसमें उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं इसमें कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मूल्यों में परिवर्तन, मूल्य बदल गया है, पहले 30 रुपया था 50 रुपया हो गया है। मूल्यों में परिवर्तन, उपभोक्ता मूल्यों में परिवर्तन के
आधार पर, अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मूल्यों में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति का मापन करता है। मुद्रास्फीति का मापन होता है। आया समझ में कि एक उपभोक्ता है, वो बताएगा कि पहले इसका मूल्य इतना था, अब उसका मूल्य परिवर्तित हो गया है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में जब इस तरीके से मूल्य, उपभोक्ता के लिए मूल्य का जब हम लोग मापन करते हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं सीपीआई। क्या बोलते हैं इसको? सीपीआई। अब बात करते हैं, बहुत तरीके के सीपीआई होते हैं। सीपीआई के प्रकार, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सीपीआई के प्रकार। सीपीआई के प्रकार, कैसे सीपीआई के प्रकार हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं। पहला जो सीपीआई का प्रकार होता है वो होता है सीपीआई ग्रामीण श्रमिक। ग्रामीण श्रमिक। सीपीआई रूरल लेबरर्स। रूरल लेबर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रामीण श्रमिक। अगर ये क्या होते हैं, मान लीजिए कि अगर ग्रामीण श्रमिक मतलब गांव में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, अगर वो जो चीजों का उपयोग करते हैं, आराम से सुनना, गांव में जो श्रमिक हैं, श्रमिक मतलब समझ रहे हैं मजदूर, गांव में जो श्रमिक हैं वो जिन चीजों का उपयोग करते हैं, उनका अगर प्राइस, उनका अगर मूल्य, उन चीजों का अगर मूल्य पिछले साल की अपेक्षा इस साल बढ़ जाए और उस मूल्य में परिवर्तन का आकलन करके वो मजदूर, वो ग्रामीण मजदूर अगर बताए कि महंगाई बढ़ गया है, घट गया है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं सीपीआई ग्रामीण श्रमिक या सीपीआई रूरल लेबरर्स। क्या कि अगर ग्रामीण श्रमिक जो चीजें उपयोग करते हैं उनका प्राइस में परिवर्तन हो जाए, उसका पर मूल्य में परिवर्तन हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं सीपीआई ग्रामीण श्रमिक। आगे चलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है सीपीआई कृषि श्रमिक। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो कृषि में श्रमिक हैं, वो जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनका अगर प्राइस में परिवर्तन होता है तो ऐसे सीपीआई को हम लोग बोलते हैं सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर्स। और बात करते हैं तीसरा पॉइंट, एक होता है सीपीआई औद्योगिक। सीपीआई औद्योगिक श्रमिक। और यकीन मानिए दोस्तों, आज की क्लास करने के बाद में आप लोगों के दिमाग में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा जीवन भर के लिए कि आखिर मुद्रास्फीति का मापन करता कौन है। तो बने रहे वीडियो के साथ। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स। समझ में आ रहा है ना कि जो औद्योगिक मतलब कि कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, उनके जो उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, उनका अगर मूल्य में परिवर्तन होता है तो उस आधार पर अगर मापा जाता है तो उसको बोलते हैं सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स। नंबर चौथा, सीपीआई ग्रामीण। सीपीआई ग्रामीण मतलब सीपीआई ग्रामीण किसको बोलते हैं? अगर गांव में रहने वाले लोगों की जो चीजें यूज करते हैं उनकी कीमत में अगर परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति का मापन होता है, उसको बोलते हैं सीपीआई ग्रामीण। उसके बाद में पांचवा चीज सीपीआई शहरी, मतलब कि शहर में रहने वाले लोगों की जो दैनिक जीवन की चीजें होती है उनमें अगर क्या होता है कि प्राइस का जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर देखते हैं तो उसको कहते हैं ग्रामीण शहरी, सीपीआई शहरी। और लास्ट होता है सीपीआई संयुक्त। सीपीआई संयुक्त मतलब सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई शहरी दोनों को मिला करके सीपीआई संयुक्त बोला जाता है। और एक बात याद रखो दोस्तों, ये जो मूल्य सूचकांक है ये खुदरा मूल्यों को बताता है। खुदरा मूल्य
खुदरा मूल्यों के विषय में ये बातें करता है। खुदरा मूल्य मतलब कि एक वस्तु का प्राइस, एक वस्तु का प्राइस, एक बैग का प्राइस, एक शर्ट का प्राइस, ऐसे ऐसे होलसेल में प्राइस की बात नहीं करता है, ठीक ना। होलसेल मतलब एक इकट्ठे चीजों की दाम, ऐसा नहीं। खुदरा मूल्यों के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं इन ये इतने प्रकार के तुम्हारे सीपीआई के प्रकार होते हैं। और आगे चलते हैं। सीपीआई संयुक्त अब दोस्तों एक वर्ड होता है आधार वर्ष, एक टर्म होता है आधार वर्ष। क्या मतलब है आधार वर्ष का? आधार वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं बेस ईयर। बेस ईयर किसको कहते हैं? बेस ईयर क्या होता है भाई? अच्छा मेरी एक बात तुम लोग बताओ कि किस बेसिस पर कहेंगे कि महंगाई बढ़ गया है? किस बेसिस पर प्राइस कहेंगे? इस मार्कर का जो प्राइस आज है वो 30 रुपया है, तो हम किस आधार पर कहेंगे कि ये इतने वर्ष की अपेक्षा, इतने साल मतलब 2010 2012 पहले इसका मार्केट का प्राइस, पहले इस मार्केट का प्राइस कितना था, किसके आधार पर कहेंगे? कौन से साल के आधार पर कहेंगे? वो साल हमको पता होना चाहिए ना कि 2010 में इसका प्राइस इतना था, 10 रुपया था। 2010 में इसका प्राइस 10 रुपया था, अब 2026 आ गया, इसका प्राइस कितना हो गया? 30 रुपया। तो कोई एक ऐसा बेस बनाएंगे, एक ऐसे ईयर को हम लोग क्या बनाएंगे? बेस। एक ऐसा साल लेंगे जिसमें उसको हम लोग बेस बनाएंगे, कहेंगे कि इसी के आधार पर इस साल में इतना था और अब इतना हो गया है। उस आधार वर्ष को, उसी आधार, वो जो साल हम लोग चूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आधार वर्ष। एक ऐसा वर्ष जो स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि वहीं से हम लोग मापेंगे, उस साल के सारी की सारी वस्तुओं के प्राइस का हम लोग अनुमान लगाएंगे और कंपेयर करेंगे आने वाले ये जो साल चल रहा है उसके साथ। अब बात करते हैं आधार वर्ष कैसे बनाया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रख करके आधार वर्ष माना जाता है। आधार वर्ष बनाने के लिए यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्मेट लिख देता हूं। आधार वर्ष के लिए कैसे निर्धारण होगा, किसी कैसे बनाया जाता होगा किसी आधार वर्ष, किसी वर्ष को आधार वर्ष कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले उस वर्ष में ना तो महंगाई ज्यादा हो ना महंगाई कम हो, मतलब लेवल में हो। क्या में हो? लेवल में। ना तो प्राइस ज्यादा हो और ना ही प्राइस कम हो। ऐसे ईयर में हम लोग उसको स्टैंडर्ड मान करके आधार वर्ष बनाएंगे। और दूसरी बात, उस ईयर में कोई आपदा नहीं आया हो। आपदा मतलब कि उस ईयर में बाढ़ नहीं आया हो, कोई महामारी नहीं आया हो, ऐसे वर्ष को हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग आधार वर्ष बनाएंगे। क्या बातें समझ में आ गई है? तो ऐसे चीजों को हम लोग आधार वर्ष या बेस ईयर बनाते हैं। तो सीपीआई ग्रामीण श्रमिक के लिए आधार वर्ष जो बनाया गया है 1986-87 को बनाया गया है। 1986 से 87 जो ईयर है उसको बनाया गया है आधार वर्ष। मतलब कि सीपीआई ग्रामीण श्रमिक के जो आधार वर्ष 1986-87 है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 2026 में इस मार्कर का प्राइस, अगर मैं ग्रामीण श्रमिक हूं, अगर मैं एक ग्रामीण श्रमिक हूं, तो मैं देखूंगा कि 1986 में मेरे फरसा का कुदारी का जो कीमत था वो 50 रुपया था। कितना था? 50 रुपया। कब? 1986-87 में। लेकिन 2026 में उसी कुदारी का 200 रुपया हो गया है रेट। तो मैं कहूंगा ना कि पहले 1986 मेरे आधार वर्ष से 2026 में 150 रुपया का महंगाई बढ़ गया है। इस आधार पर कहा जाता है 1986-87। अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में। ये जो दो हैं, एक कृषि श्रमिक, सीपीआई कृषि श्रमिक और औद्योगिक श्रमिक के लिए आधार वर्ष 2016 है। 2016 है। लेकिन आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो 2016 है, 2016 2001 2020 में 2001 को
2001 के स्थान पर 2020-2016 को बेस ईयर बनाया गया। क्या बात है, समझ में आ गई? मतलब कि पहले 2020 से 2019-18 इस सब में जो हमारा बेस ईयर था वो था 2001। कौन सा था? 2001। कब? 2020 से पहले। लेकिन 2020 में क्या किए हम लोग? 2001 को चेंज करके 2016 बेस ईयर बना दिए हैं। किसके लिए? सीपीआई कृषि श्रमिक के लिए और सीपीआई औद्योगिक श्रमिक के लिए। अब बात करते हैं हम लोग सीपीआई ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, इन तीनों के लिए जो बेस ईयर बनाया गया है वो बनाया गया है 2012 को। बेस ईयर कौन सा है? 2012। और पहले ये जो बेस ईयर था वो था 2010 से चेंज करके इसको 2012 बनाया गया है। अब बात करते हैं एक और बात कि सीपीआई ग्रामीण श्रमिक, ये सारे जो सीपीआई के प्रकार हैं इनका मापन आखिर करता कौन है? कोई तो संस्था होगी ना जो इसका मापन करती होगी, तो वो इकाई, वो यूनिट का क्या नाम है? मापन करने वाली इकाई, मापन इकाई, मेजरमेंट यूनिट। तो इधर देखना आराम से कि ऊपर वाले जो तीन हैं, सीपीआई ग्रामीण श्रमिक, सीपीआई कृषि श्रमिक और सीपीआई औद्योगिक श्रमिक, इसको मापने वाला जो हमारा विभाग है वो है श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो क्या है? श्रम ब्यूरो एक ऐसा विभाग है जो सीपीआई ग्रामीण श्रमिक, सीपीआई कृषि श्रमिक और सीपीआई औद्योगिक श्रमिक का मापन करता है। ये जो श्रम ब्यूरो है ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन? श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो क्या है? श्रम ब्यूरो एक ऐसा विभाग है जो सीपीआई ग्रामीण श्रमिक, सीपीआई कृषि श्रमिक और सीपीआई औद्योगिक श्रमिक को मापता है, मापन करता है। और किसके अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंदर आता है ये? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। कौन? ये श्रम ब्यूरो। ये हो गया 3। अब बाकी जो बचे हैं 3, उनका मापन कौन करता है? सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी और सीपीआई संयुक्त, इनका मापन करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बोले तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। शॉर्ट फॉर्मेट में बोले इसको तो हम लोग बोल सकते हैं एनएसओ। क्या बोल सकते हैं भाई? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ कहता है इसका मापन कौन? ग्रामीण श्रमिक और सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी और सीपीआई संयुक्त का मापन कौन करता है? एनएसओ। और ये जो एनएसओ है ये एक मंत्रालय एनएसओ, और एनएसओ जो है वो मापन करता है सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी और सीपीआई संयुक्त का। तो ये था आप लोगों का सीपीआई प्रकार और इसके आधार वर्ष और मापन की इकाई, कौन मापन करता है। तो आई होप आप लोगों को सीपीआई क्या है वो समझ में आया होगा और सीपीआई के प्रकार को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि ये जो एनएसओ है, श्रम ब्यूरो है, कैसे मापते हैं? कोई स्टैंडर्ड तो होगा ना जिससे वो मापते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर एक वस्तु का प्राइस जानते होंगे वो लोग, ऐसा तो नहीं है कि। और एक बात, यहाँ पर ये जो होता है वो मासिक होता है। इसका जो मापन होता है, सीपीआई का जो मापन होता है मासिक होता है, मतलब हर महीने में होता है, मासिक होता है। अब बात करते हैं कि कैसे होता होगा। तो इसके लिए अगर सुनो, इसके लिए
ये पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं हैं, करोड़ों वस्तुएं हैं जो ये सब लोग मिलकर के यूज करते हैं। मानते हो बात को? इतनी सारी वस्तुएं हैं, हर एक वस्तुओं का मूल्य का पता लगाना असंभव है। क्या है? असंभव है। तो क्या करते हैं कि ये सब जो है श्रम ब्यूरो और ये एनएसओ कुछ ऐसे वस्तुओं का एक टोकरी बना ली है। क्या बना ली है? एक टोकरी। यहां पर देखते हैं, एक टोकरी बना ली है और इस टोकरी में कुछ सिलेक्टेड आइटम्स रखे हुए हैं। कुछ चीजों को हम लोग ये रख लिए हैं पहले से ही, कुछ सिलेक्ट करके आइटम्स रख लिए हैं इस टोकरी में, और इसी टोकरी का दाम हर एक महीना वो लोग पता लगाते हैं कि इसमें मान लो कि बहुत सारी वस्तुओं का यहाँ पर कुछ वस्तुएं रख लेते हैं, क्योंकि सारी वस्तुओं का दाम पता लगाना हर एक महीने बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो कुछ सिलेक्टेड आइटम्स रख लेते हैं उस टोकरी में और इन्हीं सिलेक्टेड आइटम्स का हर एक महीना दाम पता लगाते हैं और उस आधार पे महंगाई घटा है बढ़ा है पता लगाते हैं, इसका जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो इस टोकरी में जो वस्तुएं हैं, ये जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं, इसमें आइटम्स जो हैं सिलेक्टेड आइटम्स लिख लो, सिलेक्टेड आइटम्स। इसमें जो सिलेक्टेड आइटम्स है वो ग्रामीण के लिए और शहरों के लिए, ग्रामीण के लिए जो है 448 वस्तुओं एवं सेवाओं को रखा गया है, और शहरी क्षेत्र के लिए 468, सॉरी यहां पर 448 और यहां पर 460 वस्तुओं एवं सेवाओं को रखा गया है। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट यहां से कि ये इंपॉर्टेंट है कि इस सिलेक्टेड आइटम्स में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितने वस्तुओं एवं सेवाओं को रखा गया है, तो 448, और शहरी क्षेत्र के लिए कितने वस्तुओं एवं सेवाओं को रखा गया है, तो 460 वस्तु एवं सेवाओं। सिर्फ वस्तु नहीं है, यहाँ पर सेवा भी है। सेवा एज मीन्स ट्रांसपोर्ट का सेवा, ड्राइवर जो हो गए, टीचर हो गया, ऑफिसर्स हो गए, उन सबको ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग जो हैं कितने वस्तुएं हैं, उनको 448 वस्तुओं का एक टोकरी बना ली है, एक ग्रुप बना ली है। इन्हीं 448 वस्तुओं एवं सेवाओं का वो हर एक महीने कीमत पता करता है ये लोग एनएसओ एंड श्रम ब्यूरो, और उसी सेम चीज को 460 शहरी क्षेत्रों में 460 का हर एक महीने दाम पता लगाते हैं और उनके आधार पर काम करते हैं। अब बात आता है कि किसको इसमें शामिल किया गया है, कौन कौन से आइटम्स हैं, कौन कौन से ऐसे आइटम्स है किनको ज्यादा वेटेज दिया गया है, कि इसमें कौन से किस तरह के पदार्थों को सबसे ज्यादा रखा जाएगा, किस पदार्थ को उससे कम रखा जाएगा, और सबसे कम किन पदार्थों को रखा जाएगा, वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेटेज के बारे में। फूड टोकरी में जो रखा जाता है वेटेज उसका, तो सबसे पहले खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, खाद्य एवं पेय पदार्थों, इनका जो वेटेज है वो है 48.68%। मतलब कि अगर इस बास्केट में अगर 100 सामान रखा जाएगा, 100 को वस्तु एवं सेवा रखा जाएगा, तो उसमें से 48.68 सामान जो होंगे, 48 लगभग 48 मान लो, 48 जो सामान होगा वो कैसा होगा, खाने पीने वाला सामान होगा। इस आइटम्स में, इस टोकरी में अगर मैं 100 वस्तुएं रखूंगा, तो उसमें से 48 वस्तुएं किसका रखूंगा, खाने पीने वाला सामान रखूंगा। अब बात करते हैं आगे की तरफ। जो पान, तंबाकू एवं जो नशीले पदार्थ हैं, उनका वेटेज कितना है, नशीले पदार्थ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कितना वेटेज है। वेटेज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। नशीले पदार्थ का जो वेटेज है वो है
2.38%। कितना है? 2.83%, 2.38%। अब बात करते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं बात जूते चप्पल एवं कपड़ा, इनको वेटेज दिया गया है 6.53%। कितना? 6.53%। अब बात करते हैं आवास, घर पे कितने लोग खर्चा करते हैं उसके बारे में। तो आवास पर जो खर्चा होता है, आवास का जो वेटेज दिया गया है वो दिया गया है 10.07%। क्या बातें समझ में आ गई? उसके बाद में अब बात करते हैं हम लोग ईंधन एवं प्रकाश पे। ईंधन एवं प्रकाश का कितना वेटेज होता है उस सिलेक्टेड आइटम्स में। तो इसका जो वेटेज होता है वो होता है 6.84%। 6.84%। अब बात करते हैं मिश्रित या अन्य। मिश्रित में हमारा जो सेवा है, जितनी सेवाएं हैं उन सारी सेवाओं को रखा जाता है मिश्रित में, और इसका जो वेटेज होता है, इसका जो वेटेज है वो है 28.68%। कितना वेटेज है? 28.68%। तो ये था हमारे पूरे के पूरे सीपीआई के बारे में। सीपीआई के बारे में बहुत सारी बातें मैं बताया हूं। सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हैं। सीपीआई का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक कंज्यूमर जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उनमें मूल्यों में परिवर्तन को देख करके सीपीआई का मापन किया। अगर ये अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है तो उसको सीपीआई कहते हैं। सीपीआई में खुदरा मूल्यों को देखा जाता है पहली बात, और खुदरा मूल्यों में ये जो मापन होता है ये मासिक होता है, और मासिक होता है और इसके पर बहुत सारे प्रकार होते हैं। सीपीआई के प्रकार: सीपीआई ग्रामीण श्रमिक, सीपीआई कृषि श्रमिक, सीपीआई औद्योगिक श्रमिक, सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई शहरी, सीपीआई संयुक्त। इनके लिए एक आधार वर्ष बनाया गया है। आधार वर्ष एक स्टैंडर्ड वर्ष होता है जिसमें ना तो कीमतें ज्यादा अधिक होती है, ना तो कीमतें अधिक बहुत ज्यादा, नहीं कीमतें बहुत कम, और उस आपदा नहीं आया रहता है, तो उसको हम लोग बनाते हैं आधार वर्ष। तो सीपीआई ग्रामीण श्रमिक के लिए जो आधार वर्ष बनाया गया है 1986-87। जो ग्रामीण ग्राम विलेज में रहते हैं जो लोग, वो जो चीजों का, जिन आइटम्स का वो लोग उपयोग करते हैं, उनकी चीजों में कितना परिवर्तन हो रहा है मूल्यों में, उसके आधार वर्ष को बनाया गया 1986-87। और सीपीआई कृषि श्रमिक का जो आधार वर्ष और सीपीआई औद्योगिक श्रमिक का जो आधार वर्ष बनाया गया है 2016। पहले 2001 था, 2020 में इसको चेंज करके 2016 बनाया गया। अब जो सीपीआई शहरी, सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई संयुक्त के लिए आधार वर्ष जो था 2010 था, लेकिन अभी बना दिया गया है 2020। अब बात करते हैं कि कौन मापन करता है। तो पहले के जो तीन है उनका मापन श्रम ब्यूरो करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है श्रम ब्यूरो, और एनएसओ करता है इसका, ये सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी और सीपीआई संयुक्त का मापन कौन करता है? एनएसओ। और कैसे करता है? तो उनके लिए एक बास्केट बनाता है और सिलेक्टेड आइटम्स रखता है, जिनमें कैसे रखता है? वेटेज देता है, जिसमें खाद्य एवं खाने पीने वाले सामानों को ज्यादा रखता है 48.68%। उसके बाद में इन सारी चीजों का वे लोग वेटेज देते हैं, और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 448 वस्तुओं एवं सेवाओं को रखा जाता है, और शहरी क्षेत्रों में 460 वस्तुओं एवं सेवाओं को रखा जाता है। आई होप आप लोगों को सीपीआई पूरा का पूरा ज्ञान आप लोगों के दिमाग में इंस्टॉल हो गया हो। अगर ये हो गया है, ये पहला हमारा खत्म हो चुका है, सीपीआई समझ लिए हम लोग। अब बात करते हैं डब्ल्यूपीआई के बारे में। होलसेल प्राइस इंडेक्स बोले तो डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल थोक मूल्य सूचकांक, थोक बात करते हैं हम लोग डब्ल्यूपीआई, थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल मतलब क्या समझ में आ रहा है? थोक, ये जो है अर्थव्यवस्था में थोक कीमतों में, थोक मूल्यों में परिवर्तन को मापता है।
थोक मूल्यों में परिवर्तन को मापता है। सीपीआई में क्या था, वो जो मापता था खुदरा मूल्यों में, एक वस्तु का, एक सेवा का ये होता है। हाँ, लेकिन इसमें थोक में बहुत सारे वस्तुओं की कीमतों का अध्ययन किया जाता है, परिवर्तन को मापता है। और जो ये थोक में है, तो थोक में कौन इस चीज को मापेगा, कौन किसके लिए प्रयोग होगा, ये उत्पादक के लिए उपयोगी होता है। उत्पादक के लिए ये होता है। और एक और बात, इसका भी जो मापन होता है वो मासिक होता है। सीपीआई के जैसा ही इसका भी मासिक होता है। पहले ये साप्ताहिक होता था, लेकिन हटा करके साप्ताहिक से हटा करके इसको मासिक किया गया है। साप्ताहिक पहले, लेकिन अब क्या हो गया है, मासिक बेसिस पर इसका हम लोग मापन करते हैं डब्ल्यूपीआई का। और इसके लिए जो आधार वर्ष बनाया गया है, वो है 2011-12 को आधार वर्ष बनाया गया है। पहले जो था 2004-05 था, 2004-2005 था पहले, लेकिन अब क्या हो गया है 2011-12। ठीक है, आधार वर्ष। सीपीआई की तरह दोस्तों इसका कोई भी प्रकार नहीं होता है। बात करते हैं इसमें भी कैसे, इसका भी मापन कैसे होता है। तो इसका मापन जो है सब मासिक बेसिस पर, इसी के जैसे ही टोकरी बना दिया गया है, इसमें भी कुछ सिलेक्टेड आइटम्स रख दिए गए हैं। अब बात करते हैं सिलेक्टेड आइटम्स में क्या क्या रखा गया है। इन सिलेक्टेड आइटम्स में 697 गो आइटम्स रखा गया है। 697 वस्तु, सेवा नहीं रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को रखा गया है। क्या सेवाओं को भी रखा गया है सर? नहीं सर, सिर्फ वस्तुओं को रखा गया है, सेवाओं को नहीं रखा गया है। अंतर समझो, सीपीआई में वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों को रखा गया था, लेकिन डब्ल्यूपीआई में सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को रखा गया है, सेवाओं को नहीं। कितने वस्तुओं को रखा गया है? 697 वस्तुओं को रखा गया है। अब बात करते हैं कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेटेज के बारे में, भार के बारे में। वेटेज, किन वस्तुओं को कितना वेटेज दिया गया है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, प्राथमिक वस्तु किसको बोलते हैं सर? अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, इनको बोलते हैं प्राथमिक वस्तुएं। प्राथमिक वस्तु के सेवाओं को भी रखेंगे नहीं। किसको बोलते हैं प्राथमिक वस्तु? अनाज, फल, तेल मसाला, सब्जी, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राथमिक वस्तु। जो वेटेज दिया गया है 22.62%, 62%। और इसमें जो वस्तुओं की संख्या है, ये जो हो गया तुम्हारा वेटेज हो गया, वेटेज। और इसमें वस्तुओं की संख्या, वही बात, कितने वस्तु रखे गए हैं इस चित्र से। 697 को रखा गया था ना, उन 697 गो में से कौन कितने वस्तुओं को इसमें प्राथमिक वस्तुओं में रखा गया है, वस्तुओं की संख्या। ठीक, तो वस्तुओं की संख्या की अगर बात किया जाए तो इसमें वस्तुओं की संख्या होती है 176 गो। कै गो? 176 वस्तु रखा गया है प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी में। दूसरी जो बात आती है वो आती है ईंधन एवं विद्युत की वस्तुएं, विद्युत संबंधित वस्तुएं। ठीक है, तो इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है तुम्हारा 13.15%। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो वस्तुएं रखी गई है वो रखी गई हैं, इसमें वस्तुएं रखी गई हैं 16 गो। कितनी वस्तुएं रखी गई हैं? सिर्फ और सिर्फ 16 गो। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट थिंग, और वो जो नेक्स्ट थिंग होगा वो होगा निर्माण उत्पाद। जो चीजें मतलब बनाया जाता है फैक्ट्री में, उसकी बारे में बात करता है। निर्माण उत्पाद,
उसकी जो परसेंटेज दिया गया है वो दिया गया है 64.23%। और जो इसमें चीजें होती है वो होती है 500, जो इसमें चीजें होती है वो होती है 564 वस्तुओं को रखा गया है, सेवाओं को नहीं रखा गया है। तो यहां से आप लोग टोटल करके जोड़ेंगे, टोटल आएगा आप लोगों का 697 को वस्तु, 697 को वस्तुएं को रखा गया है WPI में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कैसे मापन होता है। तो मापन करने के लिए ना, इसका जो मापन होता है CPI एवं WPI का, CPI एवं WPI का मापन ईयर ऑन ईयर या फिर पॉइंट टू पॉइंट विधि के द्वारा किया जाता है, जिसमें आधार वर्ष के मूल्यों को 100 माना जाता है, 100 माना जाता है। आराम से सुनना, क्या मतलब होता है ईयर ऑन ईयर या फिर पॉइंट टू पॉइंट मेथड का, जिसके माध्यम से हमारा CPI एवं WPI का मापन किया जाता है। मैं बात करता हूं ईयर ऑन ईयर। पहले बात यह होता है कि CPI एवं WPI का जो मापन होता है वो मासिक होता है, हर एक महीने में होता है। तो मैं अभी कौन सा महीना चल रहा है मेरे भाई? अप्रैल। कौन सा अप्रैल? अप्रैल 2026 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? अप्रैल 2026। इससे पहले वाले साल में कौन था? अप्रैल 2025। ठीक, 2025। ईयर ऑन ईयर मतलब 2025, ईयर मतलब 2025। मासिक होता है, इसलिए अप्रैल, इसमें भी अप्रैल। मतलब पिछले साल के उस महीने में इस मार्कर का प्राइस मान लीजिए कितना था? 30 रुपए। कितना था? 30 रुपए। और इस साल के उसी महीने में इस मार्कर का प्राइस हो गया है 32 रुपया। कितना रुपया? 32 रुपया। तो मैं कहूंगा कि महंगाई जो है वो महंगाई 2 रुपया बढ़ गई है। 2 रुपया क्या हो गई है? बढ़ गई है। मतलब कि उस पिछले साल के महीने में उस मार्कर का कितना प्राइस था, जो इस साल के उसी महीने में अब उस मार्कर का कितना प्राइस हो गया है। ईयर ऑन ईयर मेथड के माध्यम से, पॉइंट टू पॉइंट मेथड के माध्यम से कैसे निकाला जाता है? कोई खास महीना अगर ले लिया जाए, अब मान लो कि जुलाई 2000 हम लोगों को निकालना है, जुलाई 2026 का हम लोगों को निकालना है, कितना महंगाई बढ़ गया है, इस मार्कर का कितना प्राइस बढ़ गया है। तो मैं जाऊंगा 2025 के पास, जुलाई 2025 के महीने में जाऊंगा और वहां पर देखूंगा कि इस मार्कर का कितना दाम था, तो 20 रुपया। अब देखूंगा कि 2026 में जुलाई है, उसमें कितना मार्कर का प्राइस हो गया है, वो हो गया 50 रुपया मान के चलो। तो मैं देखूंगा कि पिछले साल के जुलाई महीने से इस साल के जुलाई महीने में 30 रुपए का जो मार्कर का दाम है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट या ईयर ऑन ईयर मापने की विधि, जिसमें हम लोग बेस ईयर को 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100, कि बेस ईयर में 100 इसका मार्केट का प्राइस था, मार्कर का प्राइस था। तो ये था पूरा का पूरा आप लोगों को CPI WPI मुद्रास्फीति के मापन की विधियां। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। CPI एवं WPI एवं मुद्रास्फीति का मापन कैसे करते हैं, कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि ये कॉन्सेप्ट एकदम जिंदगी भर के लिए क्लियर हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।